दुनिया पर दादागिरी की हसरत, जोर की फितरत, जंग की खुन्नस और धंधे के खेल में ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो टैरिफ की तारीख तय की थी वो आ गई है। 26 अगस्त की रात गुजरी भी नहीं थी कि अमेरिकी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से भारत के खिलाफ 50% टैरिफ वाला नोटिस आ गया। इसकी पहली ही लाइन में लिखा है कि रूस से अमेरिका को जो खतरा है उससे निपटने के लिए 6 अगस्त को ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14329 साइन किया था वो 27 अगस्त से लागू होगा। इसमें भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% टैरिफ लगेगा। इससे छूट की 3 शर्तें हैं। पहली ये कि अगर शिप 27 अगस्त से पहले लोड हो गया है, दूसरा ये कि अगर माल 17 सितंबर से पहले अमेरिकी गोदामों से निकल चुका है, और तीसरा ये कि अगर इंपोर्टर बताए कि माल HTSUS 9903.01.85 वाले स्पेशल कोड का है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका ने यूं तो पहले से भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग के बहाने भारत पर 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। इसका असर ऐसे समझें कि अब तक अगर भारत अमेरिका के अंदर कोई सामान $1 में बेचता था वो अब $1.64 का बिकेगा, जबकि उसी अमेरिका में चीन वही सामान $1.42 में बेचेगा, बांग्लादेश $1.32 में बेचेगा और वियतनाम $1.20 में बेच लेगा। जाहिर तौर पर भारत जैसी बड़ी आबादी और अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, भारत के उत्पाद महंगे होंगे तो निर्यात घटेगा। अभी जो अमेरिका के साथ भारत के $130 अरब सालाना निर्यात है, 50% टैरिफ के बाद उसमें 45.5 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा और उसके असर का अंदाजा लगाना अभी बाकी है, क्योंकि अप्रैल में 25% टैरिफ लागू होने के बाद जीडीपी विकास दर में 0.20 बेसिस पॉइंट का असर पड़ने की आशंका का अनुमान लगाया जा चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक कहता है कि भारत टैरिफ से मुकाबले के लिए तैयार है। अभी भी अमेरिका को होने वाला आधा निर्यात 50% वाली दर से बाहर है। There are few sectors, if these tariffs remain, then there will be a few sectors. 45%, as you are aware, are outside the tariff regime, but the remaining 55%, some of them, like gems and jewelry, textiles, apparel, shrimps, MSMEs that you mentioned, there will be some, there can be a potential impact on them. उधर अमेरिकी हुकूमत भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ वसूलने की तैयारी कर रही है। इधर भारत की हुकूमत ट्रंप के टैरिफ टॉर्चर से निपटने के लिए जतन तलाश रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने निर्यातकों के साथ बड़ी बैठक की और अमेरिकी टैरिफ हमले से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के रास्तों पर मंथन किया। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप के ऐलान के बाद से कई मौकों पर कह दिया है कि भारत के पास चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक के मंत्र हैं। अमेरिकी दबाव के आगे हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के किसानों की कीमत पर बाजार में अमेरिकी अनाज बेचने के ट्रंप के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। वैसे ट्रंप से भारत की बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रेड डील पर आखिरी उम्मीद अक्टूबर तक बनी हुई है। फिर भी ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की शिकायत पर भारत गौर करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी शिकायत के बाद भारत रूसी तेल खरीद में थोड़ी बहुत कटौती कर सकता है। भारत में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी तेल कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं। पहली छमाही में भारत ने रूस से करीब 18 लाख बैरल रोज का तेल खरीदा है, जिसे 14 से 16 लाख बैरल रोज तक किया जा सकता है। हालांकि इससे ट्रंप खुश होंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन भारत ने ट्रंप का मुंह ताकना छोड़ आत्मनिर्भरता का रास्ता अख्तियार कर लिया है। दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां
स्वदेशी बिकता है। दरअसल अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता कम करने के लिए भारत ने दुनिया के और दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। ट्रंप की मनमानी से परेशान यूरोप के देशों के साथ भारत के करार हो रहे हैं। पीएम मोदी 7 वर्षों बाद अब चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रूस से पुतिन दिसंबर तक भारत आने वाले हैं और जापान ने तो गुजरात में 5 वर्षों में 70,000 करोड़ के निवेश वाला प्लांट आज ही खोला है। वैसे अमेरिकी हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ भारत, रूस और चीन ही एकजुट होकर काम कर लें तो ट्रंप के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट और फॉरेन रिजर्व रखने वाले इन तीनों देशों में डॉलर की मोनोपोली खत्म करने की भी ताकत है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में दरअसल एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद है। पीएमओ में टैरिफ को लेकर यह बड़ी बैठक यहां पर चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल है। उसके साथ साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल है और उसके साथ साथ विभाग के, वित्त विभाग के कई बड़े अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कल से अमेरिका में भारतीय सामान पर 50% जो टैरिफ लगाया जाएगा उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर यह मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल है। सिद्धार्थ जरा भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में इस वक्त है। सिद्धार्थ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग से, क्योंकि ऐलान तो पहले ही हो चुका था डोनाल्ड ट्रंप से कि इस तरीके से 25% टैरिफ बढ़ाया जाएगा, कुल 50% हो जाएगा और उसकी डेडलाइन अब खत्म हो गई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं साहिल? दो बड़ी बातें हमें एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी। एक, किस प्रकार से भारत अपने एक्सपोर्ट सेक्टर और जो यहाँ पे मध्यम जो साइज के यूनिट्स हैं, एमएसएमईज हैं, और बाकी जो पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र है, लगभग 20% हमारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है ये जेम्स एंड ज्वेलरी का है, फिनिश प्रोडक्ट्स का है, पर्ल्स का है, और भी जो सारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, इसका मार्केट शेयर कैसे प्रोटेक्ट हो और आने वाले कुछ समय के लिए, 3 महीने 6 महीने के लिए, इस साल के बाकी जितनी अवधि बची है उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ सपोर्ट मिले। आप जानते हैं कि पिछले 15-20 दिनों में इस पे कुछ चर्चा भी हुई है सरकार के अंदर कि एक्सपोर्टर्स को किसी प्रकार की रिलीफ पैकेज दिया जाए। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। यह आवश्यक क्यों है? एक, मार्केट शेयर, एक्सपोर्टर्स, और एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारी यूएस डॉलर और इंडियन रूपी की एक्सचेंज रेट है, इस पे भी हमें कहीं ना कहीं पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो डॉलर हमारे यहां कम होते हैं। इसका थोड़ा प्रभाव हम एक्सचेंज मार्केट पे भी देख रहे हैं। तो कई सारे इसके आयाम हैं और मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे चर्चा हो रही होगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से लाल किले से भाषण करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के दरों में सहूलियत देने की बात करी, उसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, खास करके जो अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो टेक्सटाइल कपड़ा व्यापारी हो, समुद्री उत्पाद के व्यापारी हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स के व्यापारी हो, कारपेट, बुनाई कपड़े और अन्य गारमेंट्स के व्यापारी हो, और जेम्स और ज्वेलरी के व्यापारी हो, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले। उसका कुछ ऐलान होता है क्या, उस पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस मीटिंग से क्या होता है वो थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं संजीव अहलूवालिया जी से। संजीव जी, उस दिन भी आप चर्चा में शामिल थे जब जीएसटी की बात आई थी और जब खबर आई थी कि जीएसटी के दरों में सहूलियत दी जाएगी, सरकार की तरफ से इसके बारे में बात की जा रही थी। आज सरकार यह बात कर रही है, इस मीटिंग से पहले से ही 2 दिन से लगातार यह बात चल रही है कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। क्या जिस तरीके से अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लग रहा है, उसका सॉल्यूशन आत्मनिर्भर लगता है आपको? क्या आत्मनिर्भरता से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि इंपैक्ट तो कुछ और ही पड़ने वाला है। साहिल जी, ये आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज है और मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो आत्मनिर्भर ना बनना चाहे। पर आत्मनिर्भर आज के जमाने में बनने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है और ये मध्यकालीन सुझाव हो सकता है, पर अल्पकालीन में, जैसे कि 1 साल, अगले 1 साल में क्या होगा, ये आत्मनिर्भरता यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी। यहाँ तो आपको, जिसको कहते हैं ना एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसी तरह एक्टिव ट्रेड पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी, ताकि जो लोग आज हमारे व्यापारी हैं जो निर्यात करते हैं
उनको सहूलियतें मिले, उनको ऋण मिले शॉर्ट टर्म में। और मोर इम्पोर्टेंट उससे ये है कि ऋण तो एक शॉर्ट टर्म चीज हुई कि आपने किसी का जो पर अगर उसकी अंदरूनी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो वो उस ऋण को फिर उसका अदा भी नहीं कर पाएगा आगे चल के, तो एनपीएस बन जाते हैं। तो ये जरूरी है आज रिकग्नाइज करना कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है ये काफी चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि सरकार ने कोई गलती की कि उन्होंने रशिया से तेल खरीदा, क्योंकि हमारा हक है, हम जहां हमको सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे, बाकी देश भी वही कर रहे हैं। पर अगर इस एक चीज को लेके एक इतना बड़ा कारण एक बना दिया जाए कि हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध खत्म हो जाए और हमें एक तरह से पनिशमेंट दी जाए क्यों हमने रशिया से खरीदा, तो ये मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत कायदे की बात नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक किया कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी पावर्स के साथ, चाहे मीडियम हो चाहे बिग पावर्स हो, वो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कोई और राष्ट्र दखल नहीं दे सकता है। पर अब कुल मिलाकर हम किससे के साथ क्या व्यापार करते हैं उससे अमेरिका को लेना देना होने की जरूरत नहीं है, यह कहने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार भी हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे उनके पास जाने से पहले संजीव जी एक बार फिर और एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुल मिलाकर जितनी बातचीत हमने करने की कोशिश की है, 4 ऑप्शंस यहां पर सुझाने की कोशिश की गई है। पहला ऑप्शन हमें बताया गया कि यूएस के अलावा नए बाजार ढूंढने की भारत को कोशिश करनी पड़ेगी। दक्षिण एशियाई देश हो सकते हैं, यूरोप हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, जहां पर हम अपना माल बेच सकते हैं, वहां पर इसकी खरीद फरोख्त हो सकती है। दूसरा विकल्प कहा गया कि रूस के साथ नई व्यापार रणनीति तैयार करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके चलिए रुपए और रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना या बाकी तरीके की सिस्टम को बेहतर करना, ये एक ऑप्शन की बात की गई। तीसरा विकल्प जो चीन या बाकी देशों ने करने की, कनाडा और चीन ने करने की कोशिश की थी कि अमेरिका पर टैरिफ लगाया जाए, टैरिफ बढ़ाने पर विचार किया जाए, अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे। अब अमेरिका को कौन सी आंखें दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस भाषा में जवाब दे, ये एक तीसरा विकल्प की बात की गई थी। और चौथा विकल्प घरेलू उद्योगों को सब्सिडी, जिसका जिक्र आपने भी किया और सिद्धार्थ जराबी भी उसके बारे में कह रहे थे कि जो एक्सपोर्टर्स है उन्हें कहीं ना कहीं उसकी मदद मिल सके। ये 4 ऑप्शंस में आपको क्या लगता है कि भारत सरकार क्या करने की कोशिश करेगी आज की स्थिति में, जिस स्थिति में भारत आज यहां पर खड़ा है? देखिए साहब, मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे उन्होंने हमारे पे लगाए हैं या जैसे चाइना ने उन पे लगाए थे, उसकी हमारी क्षमता नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में और हमारे और अमेरिका के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े हैं। तो आज हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, हमको सिर्फ ये करना चाहिए, हमको अगर किसी ने लड़ाई हमारे साथ छेड़ी है तो हमें उसको एक दंगल नहीं बना देना चाहिए जिसमें हम भी उनसे लड़ेंगे। हम उनसे अलग होकर अपनी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, जैसे हम सब जानते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है चाइना के बाद, और चाइना से भी कोई हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमको सबसे पहले मेरे हिसाब से साहिल जी, जो हमारे व्यापारी है ना, उनसे मशवरा करना बहुत जरूरी है कि आप क्या सुझाव देते हैं, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आपके लिए हम अल्पकालीन में, मध्यकालीन में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या परिवर्तन करें, क्या क्या आपको फायदे पहुंचाएं। जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी, जो आप ट्रेड डाइवर्जन की बात कर रहे हैं कि साहब अमेरिका को हम नहीं भेजेंगे, जापान भेज देंगे, ब्रसल्स में भेज देंगे, इजराइल भेज देंगे, ओवरसीज हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस बना देंगे, वहां से बेचेंगे ताकि वो भारतीय सामान दिखे ना जब वो अमेरिका में इंपोर्ट हो। वो सब वो दाव पेच वो लगा रहे हैं अपने, वो अपने दिमाग लगा रहे हैं। हमारे कोई जो व्यापारी हैं वो इतने कमजोर नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो कमजोर है, उनकी मदद हमको करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि साहब आज क्या आपको ऋण चाहिए, क्या आपको किसी और तरह का सपोर्ट चाहिए, क्या आपको हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हैं ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में
उनको क्या करना चाहिए, उनसे सुझाव लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। 2026 तक 0.5% तक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? रिजर्व बैंक कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उन लोगों के पीछे खड़ा हो सकता है। भारतीय इकोनॉमी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई के तरफ से भी कोशिश की जाएगी, यह भी उनके तरफ से कहा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी उस तरीके के बदलाव किए जाएंगे, यह भी आरबीआई बार बार कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसके बावजूद अगर यह टैरिफ इसी तरीके से बरकरार रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ सकता है क्या? जी हाँ, आपने जैसा कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो व्यापार होता था अमेरिका में तो 3% का टैक्स लगता था। वो एकदम से 50% जब पहुंचेगा तो 47% बहुत बड़ी मार्जिन होती है। इतनी बड़ी मार्जिन ट्रेडर्स के पास होती नहीं है, और इतना सब्सिडी भी सरकार दे नहीं सकती है एक साथ। तो इसलिए असर तो हमारे जो बाजार पे पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसका जो व्यापार है वो कम होगा। इसके लिए उनको दूसरे मार्केट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि वो यूरोप में वो माल भेजें, वो बाकी और देशों में माल भेजें, वहां से वो अपना जो गठबंधन है वो और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसके बिना हमारे यहाँ ये संभव नहीं है। जीएसटी को कट किया गया है जिससे कि जो हमारा बाजार कम हो तो बाजार के जो थोड़ी बढ़त मिले, पर जो एक्सपोर्टर हैं उनको जीएसटी का फायदा नहीं पहुंचेगा। ये तो जो एक जनरल बाजार है उसको बढ़ाने की बात है, वो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर को उससे जो है कोई इमीडिएट फायदा मिलने वाला है। तो मेरा मानना है कि ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उनकी जो दो बड़ी शर्तें हैं वो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि रूस से हम अपने संबंध कमजोर कर दें, जो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिफेंस पे उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और अगर रूस हमसे हाथ खींच लेता है तो हमारे डिफेंस पे उसका काफी बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, वो चाहते हैं कि हमारा कृषि है, दूध का व्यापार है, उस सब को हम खोलें। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कृषि में 46% लोग काम करते हैं, और अगर वहां पे असर पड़ा, ये दाम गिरे, ऑलरेडी जो वहां पे जो हाहाकार होता है कि हमारी आमदनी कम है, तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वो हम कर नहीं सकते हैं। तो ना हम स्मॉल सेक्टर को खोल सकते हैं, ना माइक्रो सेक्टर को खोल सकते हैं उनके लिए, और ना ही जो अपना कृषि का और जो मिल्क का बाजार उनके लिए खोल सकते हैं। तो जो ट्रम्प साहब चाहते हैं वो हम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर जो खास मेहरबान होके इतना ज्यादा हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं। तो जो टैरिफ वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं उससे वो कोशिश है कि वो हमें झुका दें। अब सवाल उठता है कि हम कितना झुक सकते हैं, क्योंकि अगर हम झुके तो हमारे यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी वो अलाउ नहीं करेगी, और पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर अलाउ नहीं करेगी तो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री तो कह ही रहे कि उन्हें निजी नुकसान भी हो सकता है। प्रधानमंत्री तो कह ही रहे कि उनको निजी नुकसान हो सकता है। संजीव जी ने जो कहा कि हमको मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में अलग अलग नीतियां चाहिए। मीडियम टर्म में हमें अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कमजोरी है वो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हम जो सामान बाहर से मंगवाते हैं, चीन से जो आता है उसमें टेक्नोलॉजी है, रूस से जो आता है उसमें टेक्नोलॉजी है, और हमारी टेक्नोलॉजी उतना अभी आगे नहीं बढ़ पाई है कि हम उसको बदल दें। शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि जो कहा जा रहा है कि हमें इंटरनल मार्केट में उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो नुकसान एक्सपोर्टर्स को होगा वो बाकी मार्केट बढ़ने से हो जाए। उसके लिए हमें परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी जो नीचे का तबका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कृषि को नहीं छोड़ेंगे, हम स्मॉल और मीडियम सेक्टर को नहीं छोड़ेंगे। तो उसको नहीं छोड़ने का मतलब है वहां पे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको जो हमें कंसेशन देने पड़ेंगे कि जिससे कि जो माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर और एग्रीकल्चर, उसमें इनकम्स बढ़ेंगी तो हमारे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और फिर हम एक्सपोर्ट पे इतने निर्भर नहीं होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तुरंत, जिससे कि शॉर्ट टर्म में डिमांड को हम एक्सपैंड करें, उससे हमारा मार्केट बढ़ेगा। शायद उम्मीद यही है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद किसी स्ट्रैटेजी के साथ ही सरकार बाहर निकलेगी, क्योंकि अब तो जो दो शर्तें हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती, ये बात तो साफ यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सैयद जफर इस्लाम और सलमान सूद के पास जाने के पहले जल्दी से एक बार सिद्धार्थ जरा भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बात कही जा रही है कि स्टेक होल्डर से बातचीत करना जरूरी है, और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसी भी कहीं ना कहीं सरकार को बनानी पड़ेगी। क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? क्या स्टेक होल्डर से बातचीत के बारे में भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि टैरिफ डील को लेकर बातचीत तो पिछले 7 महीने से चल रही है, अक्टूबर तक दरअसल चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए मुद्दे को लेकर टैरिफ यहां पर बढ़ाने की भूमिका ले ली। देखिए, प्लान बी पे काम साहिल पहले से ही चल रहा था, और
कुछ समय से हमने देखा था कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की बैठकें इंडस्ट्री के वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चल रही थी और आंतरिक बैठकें सरकार में फॉर्मल इनफॉर्मल काफ़ी समय से चल रही हैं और प्लान बी के तहत आपने ये भी देखा होगा कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले कुछ समय में बाकी देशों में एफटीएज और जो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रवास भी किया है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इस सारे संदर्भ में, पिछले 7 महीने में भारत ने बहुत प्रयास किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक अच्छा मसौदा प्रॉपर अग्रीमेंट हो और हमने कई स्टेप्स लिए भी हैं। आपको याद होगा कि फरवरी के बजट में हमने डिजिटल टैक्स जो हम लगा रहे थे उसको भी हटाया था और वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी गूगल हो बाकी लोग कंपनियों हो उन्हीं के लिए था। परंतु मेरा ये एक बात यहीं पर होती है ना सिद्धार्थ, एक बहुत बड़ी बात है, ये जो एडिशनल 25% कल सुबह 9:30 बजे आ रहा है इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल प्रेशर है, ये रशिया को लेके प्रेशराइज करने के कहीं ना कहीं यही बात है। जो पहली बार टैरिफ लगाया गया था उस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से यह कहा जा रहा था कि आपके देश में अमेरिकी माल पर जो टैरिफ लगाया जाता है उसके बदले में हम ये टैरिफ यहां पर लगा रहे हैं, हमसे बातचीत करिए और उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम। उसके बाद अब जो टैरिफ लगाया गया है वो तो ये कहने की कोशिश चल रही है कि रशिया के साथ जो आप तेल खरीद रहे हैं उसके वजह से हम टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि उसका फायदा रशिया यूक्रेन वॉर में यहां पर करने की कोशिश हो रही है। बात कहनी चाहिए, सही है ना? साहिल कि अमेरिका चाइना के सामने घुटने टेक कर खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की आज की डेट में यह हैसियत, यह ताकत नहीं है कि वो चाइना से एक्सपोर्ट्स बंद कर दें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए एक प्रकार की दबंगई और गुंडागर्दी की जा रही है भारत के साथ। हमारा कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का रशिया से तेल के लिए। सैयद जफर इस्लाम, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ जराबी क्या कह रहे हैं? क्या हमने अमेरिका की स्ट्रेटेजी को समझने में, पढ़ने में गलती की जिसके वजह से कल से जब यह टैरिफ लागू हो रहा है आज प्रधानमंत्री को यह बैठक करनी पड़ रही है? सैयद जफर इस्लाम। देखिए साहिल जी, हमने कोई समझने में गलती नहीं की है। यह ज़रूर है कि हमने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है, अपने हितों की रक्षा की है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा देश आर्थिक मामलों में इतना मजबूत है दुनिया के नज़रों में और ख़ुद इतना मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि चाहे वो 25% या 50% का टैरिफ का इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमी पड़ेगा वो सच पूछिए तो उससे ज़्यादा कुछ हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा के वो कमी पूरी कर पाएंगे। अब देखिए 2-3-4 आंकड़े मैं आपको देता हूं कि लोग कह रहे हैं बार बार कि अगर अमेरिका के ये 25%, अभी आप भी दिखा रहे थे कि 20 बेसिस पॉइंट, एक अनुमान है कि 20 बेसिस पॉइंट का 25% होगा और एडिशनल 25% से जो अनदर 20 बेसिस पॉइंट का। लेकिन अगर 40 बेसिस का पॉइंट का फर्क भी हो तो अगर आप पिछले 6 महीने में, जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि जो हमने इनिशिएटिव दिए, चाहे आरबीआई ने, चाहे गवर्नमेंट ने टैक्स में छुटकारा दिया, आरबीआई ने जो है टैक्स के इंटरेस्ट रेट्स कट किए और अब जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया है कि जीएसटी में कुछ रैशनलाइजेशन करेंगे। अगर सबको देख ले तो अगर 20 से 25 बेसिस 30 बेसिस पॉइंट का अगर मिलता है जीएसटी के स्टिमुलस की तरह तो 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस हो जाएगा इकोनॉमी में। तो अपने आप में जो 6.5 जो हमारा प्रोजेक्टेड जो है 6.5% जो ग्रोथ रेट है हम शायद आराम से कंफर्टेबली रिटेन कर पाएंगे। लेकिन जो कि बहुत अहम बात कह रहा हूं, इस क्वार्टर में हमारा जो है ग्रोथ डेफिनेटली 6.5 से ज्यादा आएगा। पूरे 3 साल का एवरेज देखिए तो 8% ग्रोथ रेट है। आप देखिए कि इवन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ ने हमारे ग्रोथ को और बढ़ाया है टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद 6.2 से 6.4 किया है। और मैं एक बार फिर आपको पूछता हूं, एक सेकंड बीच में थोड़ा, दो इकोनॉमिस्ट आपसे पहले बात कर चुके हैं, दो इकोनॉमिस्ट आपसे पहले बात कर चुके हैं और दोनों इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही है, जो सुझाव उन्होंने दिए उसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि परचेसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, यानी अब तक परचेसिंग पावर लोगों की इतनी नहीं है कि जिससे अमेरिकी टैरिफ लगने की वजह से जो नुकसान होगा वो भारतीय परचेसिंग पावर से भरा जा सकता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आखिर में सिद्धार्थ जरा भी जो कह रहे थे कि अमेरिका पंगा नहीं ले सकता चीन से, इसलिए भारत को डराने की कोशिश हो रही है। साहिल जी देखिए, मैं
अब कुछ आंकड़े इसलिए दे रहे थे कि लोगों को इस जानकारी हो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। हम बहुत सारे 25 आंकड़े देंगे जिससे आपको एहसास होगा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, जब रेटिंग एजेंसी अपग्रेड करती है 18 सालों के बाद, तो ऐसे नहीं करती है जब तक कि उस पर स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी ये नहीं देखती है कि ये सब सारी चीजें हैं, तभी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। इसीलिए अपग्रेड किया। और अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। भारतीय निर्यात संघ FIEO ने चिंता जाहिर की है। FIEO ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। प्रभावित निर्यातकों को राहत दी जाएगी, यह भी FIEO कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन FIEO कह रहा है कि प्रभावित निर्यातकों को तुरंत इसमें राहत मिले, यह भी कहने की कोशिश की है। संवाददाता करिश्मा असुदानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। करिश्मा, यह तो बहुत बड़ी खबर है, असर तो पहले दिन से पड़ना शुरू हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया सूरत, तिरुपुर और नोएडा में। साहिल, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पर खबर आई है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 25% का टैक्स हमें टैरिफ हमें जो अगस्त 7 को लगा था, उसमें ही बहुत सारे लॉसेस ऑलरेडी ऑब्जर्व होने शुरू हो गए थे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ने लिखित सबमिट भी किया था ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि किसी प्रकार का एक्सपोर्ट मेजर तुरंत निकाला जाए। जैसे कि हमें पता है PMO अभी भी एक्सपोर्ट मेजर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन और 25% जो कल से लगने वाला है, इसको लेने की क्षमता शायद बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है। और ये मेजरली टेक्सटाइल्स एंड एपरल है, स्पेशली जो निट वेयर होता है, जो तिरुपुर, नोएडा और सूरत में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जाता है। और इसीलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाईलाइट किया है और समझे एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि अब गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्सपोर्ट मेजर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्रीज फॉर एवर शट हो सकती है। श्रिम्प वाला जो एक्सपोर्टर्स है उनकी भी हालत काफी खराब है। अब तक जो है 10% तक टैरिफ उस पर लगता था उस एक्सपोर्ट पर, अब 60% टैरिफ उस पर लगेगा। 40% करीब एक्सपोर्ट उससे होता है। और अभी अभी करिश्मा भी यहां पर कह रही थी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साफ कह रहा है कि सरकार को तुरंत मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री गुजरात में थे कल और आज सूरत से खबर आ रही है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो ठप पड़ चुका है। यहां पर सलमान सूज, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? जो सैयद जफर इस्लाम कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम मजबूत स्थिति में हैं और हम होल्ड बैक कर सकते हैं। आप 10 सेकंड देखिए, बात करने के लिए मैं सर एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम जी, आता हूं दोबारा आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं होता। सलमान साहिल साहब, देखिए, ये ऐसा थोड़ी है कि आधे में आप चले जाए फिर आप वापस मौका नहीं दे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बताइए। देखिए जफर मैं आता हूं आपके पास सर, मैंने मना नहीं किया है। ये डिबेट हमारे यहाँ तो दंगल चलेगी, हमारे यहाँ तो दंगल चलेगी ना। कंप्लीट नहीं होने देते, बीच में इंटरप्ट किया आपने, आप पूरी बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे। थोड़ा हमें अरे सर आप 1 मिनट रुक जाइए ना, जवाब आपको मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा आपके पास आता हूं। आप चाहिए उतने नंबर रख सकते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपके पास दोबारा नहीं आएंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना। सलमान सोच, देखिए साहिल साहब, देखिए, जो पहले मैं ये बताऊं कि जो संजीव जी ने बोला और प्रोफेसर अरुण कुमार ने बोला, मैं उनसे बहुत सहमत भी हूं, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 2 मिनट में सब ठीक कर सकते हैं। यह बहुत ही सीरियस मामला है। $80 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है, जिसमें से तकरीबन 50-60% जो है वो इम्पैक्टेड है इससे। और आप जो सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत के जो टेक्सटाइल सेक्टर में मेरे ख्याल में 50,000 1 लाख के करीब जॉब्स का खतरा ऑलरेडी है। और बाय द वे, ये सिर्फ 50,000 या लाख लोगों की बात नहीं है, उनकी फैमिलीज होती हैं, और जब वो खरीदते हैं कुछ चीज़ें, उससे बाकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी इसका असर हो चुका होगा, ये नहीं कि आज हो रहा है। तो जो आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, मुझे तो हंसी आती है कि ये लोगों को बुद्धू मानते हैं लोग, कि आपको कब से पता है कि हालात कैसे हैं, और आप आज मीटिंग में दिखा रहे हैं लोगों के हम मीटिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इनका ये ड्रामाबाजी, इसी से हिंदुस्तान का इतना नुकसान हो रहा है। अब ये बात जफर भाई ने क्या कहा, जफर भाई ने कहा
कि भाई हम 0.1% इधर से लेंगे, 0.2% इधर से लेंगे, यहाँ फिर कंजम्पशन का बूस्ट होगा, तूफान होगा। भाई अगर इतना ही बूस्ट होना था तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? आप किसका वेट कर रहे थे? आप ट्रंप का वेट कर रहे थे, आप इन टैरिफ्स का वेट कर रहे थे, आपने अभी तक क्यों नहीं इकोनॉमी को ठीक कराया? फिर आप ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत ताकतवर हमारी है। इन्होंने ही कहा ना कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन सिद्धार्थ, अगर आपने सिद्धार्थ की बात सुनी होती, उन्होंने ये कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि भाई चाइना के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं ट्रंप उस तरह से। मैं नहीं कहूंगा कि चाइना के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन उतनी उनके साथ दादागिरी नहीं चल रही, क्योंकि चाइना का उनके साथ बहुत जबरदस्त ट्रेड है, बहुत लिंक्स हैं, और चाइना की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। और ये ऐसे जफर भाई बात करते हैं, ये विश्व गुरु बात करते करते हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने बहुत खराब कर दिया, बहुत मुसीबत में डाल दिया। डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से लेके बहुत चीज। आप ये बात कर रहे हैं कि हम 0.1 यहां से लेंगे, 0.2 वहां से लेंगे, वैसे नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है जो हमें बिल्कुल, जो घर पे बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए। अगर मानिए ये रशियन क्रूड ऑयल की वजह से, कच्चे तेल की वजह से ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता, ये तो एक्सक्यूज है, ये ट्रंप का एक्सक्यूज है। रशियन ऑयल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं तो चाइना पे भी वैसा ही टैरिफ लगता। अगर मान लिया कि ये रशियन ऑयल की वजह से, तो मुझे ये बताइए कि रशियन ऑयल जो तकरीबन यहाँ पे $50 बिलियन, $60 बिलियन इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल, उसके बाद जो आप उसको एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा तो चाइना इंपोर्ट करता है। नहीं, हाँ, लेकिन जब हम रिफाइन करते हैं, यानी कि अगर आप रिलायंस की, आप जामनगर की रिफाइनरी को देखेंगे, तकरीबन $80 बिलियन के तो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं अब ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के लोगों को रशियन ऑयल के कम प्राइसेस का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब कम से कम गवर्नमेंट को, एक्सपोर्टर्स जो जिनको नुकसान है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेलियर की वजह से जिनको नुकसान है, उनके लिए मदद इस वक्त होनी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब अभी भी देर नहीं हुई। सैयद जफर, इसका आप जवाब अगर एक 5 सेकंड, कुल मिलाकर कांग्रेस भी यही कहने की कोशिश कर रही है, विपक्ष भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। 5 सेकंड जल्दी से सर, 5 सेकंड, चलिए 5 सेकंड जल्दी से। जो ये एक्सपोर्टर्स हैं, अगर इनके एक्सपोर्ट बिजनेसेस बंद हो जाए, इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको स्कारिंग कहते हैं, इकोनॉमिक स्कारिंग कहते हैं उसको। वो फिर वापस आने वाली चीज नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है उनकी मदद अभी हो। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है आज की सरकार से, बहुत उम्मीद है। सुनिए, जैसे किसी को अगर नहीं समझ में आती हो बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सलमान सोज जी को इकोनॉमी समझ में आती है, फिर भी इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। अरे भाई, स्टिमुलस देने का काम नहीं किया हमने? क्या हमने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया? क्या उससे स्टिमुलस नहीं हुआ? क्या हमने टैक्स रेट नहीं कट किया? और उसके बाद भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि जीएसटी में कट के बारे में, तो ये सारे जो है स्टिमुलस है जो बूस्ट करेगी इकोनॉमी को। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमें मालूम है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका के लिए 2%, जो उसका ओवरऑल इंपोर्ट है उसका 2% जो है भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी लगभग 1.05% जो है वो उस पर टैक्स है, बाकी जो है एग्जेम्प्टेड है। अब 1.05 के लिए क्या अमेरिका जो है कितने दिन ये खींच सकता है वो भी देखने की बात है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह की है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन 57-58% है, हमारा एक्सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब आज देखिए जिस तरह से एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, क्या हमें वाकई इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है? लेकिन कुछ सेक्टर में नुकसान होगा, ये बात मैं मानता हूं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसके संकेत भी दिए हैं कि उन सेक्टरों को के लिए, जैसा अर्थशास्त्री लोग भी कह रहे थे, उन सेक्टरों की रक्षा के लिए जाहिर है कोई पॉलिसी मेजर्स लेंगे, पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेंगे, जिससे उन सेक्टर को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैं कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था, अगर किसी को अर्थव्यवस्था समझ में आती है तो उनको समझना चाहिए सारे पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स या ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए, आज हमारा इंक्रीमेंटल जो कंट्रीब्यूशन है जो ग्लोबल जीडीपी में लगभग 18% है। बताइए किस देश का 18% है? और अगर वाकई इम्पैक्ट होगा, अगर इस तरह के 25% का 30% का अगर जो टैरिफ लगाएंगे तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है उनको ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ना कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे निर्भर है, जैसे भारत जिसका 57-58% और जीएसटी सैयद जफर इस्लाम की नजर से देखे सलमान सोज तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। कई ऐसे क्षेत्र है और सरकार उस पर उतर आएगी। सलमान सोज, देखिए, मैं एक चीज में तो मैं खुश हूं कि जफर भाई जो हैं ये इस वक्त
गवर्नमेंट की मदद नहीं कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इनको शायद इकोनॉमी का उतना पता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सेक्टर की बात करें। इस सेक्टर में अगर ऐसा हो बस उस तक लिमिटेड रहेगा, वैसे इकोनॉमी नहीं काम करती, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। आप अगर लेदर इंडस्ट्री में काम करते हो उसका मतलब नहीं आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और जो इनकी पॉलिसीज देखिए क्या है, सबसे ज्यादा जहां पे हमारा इस वक्त ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है, यानी कि वहां पे आपके पास तकरीबन 45-50 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। वहां से लड़ाई होगी, अब किनके पास जा रहे हैं? जो हमारे जिन्होंने हम पे हमला किया, जिनके साथ हमारा 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, अब चाइना के साथ गले मिलने जा रहे हैं। इनको कहिए गले मिलना बंद करो, थोड़ा सीरियस काम करो। ऑप्शन क्या है? ऐसे पैसे ऑप्शन क्या है सलमान सूद? ऑप्शन क्या है? जरा मैं जवाब देता हूँ। हाँ, ऑप्शन क्या है आज की स्थिति में? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पे आता हूं। पहली बात यह है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी है ये हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। आज ट्रंप ये बात करें, कल को कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वक्त हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम ट्रेड पॉलिसी कुछ ऐसी बनाएं शॉर्ट टर्म के लिए, कम से कम, ताकि हम उन इंडस्ट्रीज की मदद कर पाए, उन सेक्टर्स की मदद कर पाए, खासतौर से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी मदद कर पाए, ताकि वो इस मुश्किल हालात से निकल पाए, ताकि वो आगे को हमारे काम आ सकते हैं। जो ये ट्रंप ट्रेड पॉलिसी, ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई परमानेंट पॉलिसी है, इसलिए हमें ऐसे नहीं सोचना वही तो बात कहने की वो कोशिश कर रहे हैं ना। जरा 10 सेकंड लोग, वही तो बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो कुछ देखिए, ट्रंप कुछ भी कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अमेरिका की रहेगी, और अगर रहेगी भी इनके टाइम में, उसके बाद दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। लेकिन हमें इस वक्त अपने एक्सपोर्टर्स की 10 सेकंड। सैयद जफर इस्लाम, चलिए जल्दी से सैयद जफर इस्लाम। देखिए क्या है, सलमान साहब को सुनेगा लोग तो हंसने के अलावा कुछ नहीं काम करते, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, जबकि बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि इकोनॉमी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये कोई हमारे आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं, इंटीग्रेटेड है, वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड है। जाहिर है कोई भी डिसीजन लेंगे जो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए लेंगे, और जिस सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है वही उस सेक्टर के लिए लेंगे। एवरीथिंग इज लिंक्ड, नहीं सिर्फ आइसोलेटेड इंडियन इकोनॉमी नहीं, ये इंटीग्रेटेड है ग्लोबल इकोनॉमी से भी। लेकिन हमें यह भी देखना है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था में होल है क्या, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के होल छोड़ रखे थे, नहीं है। हमने अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बनाया है, इसलिए मजबूत बनाया है ताकि हम ऐसी स्थिति को भी टैकल कर पाए। और आत्मनिर्भर जब बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता से हमें फायदा हो रहा है, जो कि इन लोगों ने सिर्फ कमीशन के चक्कर में देश को बेच दिया था। देश की अर्थव्यवस्था को 14वें स्थान पे छोड़ दिया, 11वें स्थान पे छोड़ दिया था, आज 4थे स्थान और 3रे स्थान के लिए खटखटा रहे। ये पूरी दुनिया कह रही है, एक्सेप्ट या तो कांग्रेस पार्टी या उनके यहाँ जो इकोनॉमी समझने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। देश का भट्टा बैठाने के बाद भी जब ये बात कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, जल्दी से मुझे संजीव अहलूवालिया जैसे प्रतिक्रिया लेनी है। 3 चीजें कही गई यहां पर सरकार की तरफ से कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम किया गया, इनकम टैक्स कम किया गया जब भारत का बजट रखा गया था, और अब जीएसटी की स्लैब्स बदली जा रही है। तो सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम तो तैयार हैं, जो भी इस टैरिफ के वजह से दिक्कतें होंगी उसके लिए हम तैयार हैं। इज इट इनफ? क्या इसके वजह से जो दिक्कतें होगी वो ठीक हो सकती है, उस पर हम काम कर सकते हैं? संजीव जी जल्दी से, 2 मिनट का समय बचा। तीनों जो अपने जफर इस्लाम साहब ने इनिशिएटिव्स का जिक्र किया, वो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल ये है साहिल भाई कि आज नॉर्मल टाइम्स में हम लोग नहीं है। अब ये एक किस्म से वॉर है, हमारे लिए शॉर्ट टर्म वॉर है, वही बहुत लंबी वॉर नहीं है, बट अगले 1 साल 1.5 साल के लिए। क्योंकि आप कोई साहब ने अभी जिक्र किया कि साहब हम और कहीं और बेच लेते हैं, हम FTAs कर लेते हैं। जिन लोगों के पास आप FTA करने जाएंगे ना, उनकी छातियां भी चौड़ी हो चुकी हैं। अब वो आपसे इतना राजी नहीं होंगे FTA करना, वो आपको दबाएंगे, क्योंकि ये तो दंगल है, जैसे आपका दंगल है। अगर पता लग जाएगा कोई आदमी वीक हो गया है क्योंकि उसका मेन सपोर्टर नाराज हो गया उससे, तो बाकी सब लोग भी आपसे निराश हो जाएंगे। तो प्रोफेसर अरुण कुमार, जो सवाल मैंने और सिचुएशन में संजीव जी से पूछा था, वही सवाल आपके पास। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो इनकम टैक्स है वो हमारे देश में करीब 1.5 करोड़ लोग हैं वो जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, बाकी वो इफेक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। उसी तरह GST जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से इकट्ठा किया जाता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं। तो ये जो बूस्ट हमें देना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, माइक्रो सेक्टर को, स्मॉल सेक्टर को, एग्रीकल्चर को,
वो उनसे नहीं आने वाला है। उसके लिए हमें अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे कि वहां पे इनकम बढ़े। दूसरी बात यह है कि सारे देशों के पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, क्योंकि सबका जो ट्रेड है अमेरिका के साथ कम हो जाएगा। डंपिंग के जो बहुत खतरा है, उससे हमारे बाकी एक्सपोर्ट्स पे भी असर पड़ेगा। तीसरी बात जो ध्यान देने की है, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब कमजोर पड़ेगा तो उसका भी असर ग्रोथ पे पड़ेगा। तो हमें अपने जो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ को कैसे बूस्ट दें, वहां पे कैसे जो ज्यादा डिमांड क्रिएट हो, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जरा भी, क्या सरकार इसके लिए तैयार है? 10 सेकंड बस। देखिए, सरकार की तैयारी बिल्कुल है, और तभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेके घोषणा की। जीएसटी की घोषणा क्यों की गई? ताकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। और साहिल, जाते जाते एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि जो अमेरिका ने ये इलॉजिकल और गलत प्रेशर डाला है भारत पे, आप जानते हैं कि लगभग 60,000 करोड़ का निर्यात अमेरिका हमसे तेल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का करता है।